जब हम इंडियंस एक गोरखा जवान को आर्मी के यूनिफॉर्म में देखते हैं तो पूरा देश उनकी बहादुरी की तारीफ़ें करता है। लेकिन जब वही गोरखा एक आम सिविलियन की तरह रास्ते पे चलता है तो लोग उसे नेपाली कह के बुलाते हैं। द सैडेस्ट पार्ट इज़ दैट मेनी पीपल इन आवर ओन कंट्री डोंट इवन नो दैट गोरखास एग्जिस्ट because our history books have barely mentioned about their contribution and their incredible bravery, a community that has sacrificed so much for the nation and still missing from the mainstream narrative and facing identity crisis. નમસ્કાર, मैं દીપેશ. હું દીપેશ વિડીયો હિન્દીમાં કન્ટિન્યુ કરશું. વિડીયોलाई શેર गर्नुहोस् आफ्नो साथीभाइ फ्यामिलीहरूसँग. जति सपोर्ट देखाउनुहुन्छ भिडियो त्यति अगाडि जान्छ. युट्युबमा हेर्नुहुँदैछ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला. फेसबुकमा हेर्नुहुँदैछ भने अगर टाइम छ भने युट्युबमा गएर सब्सक्राइब गरिदिनु होला. गोरखालैंड मूवमेंट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और 100 साल से भी पुराना पॉलिटिकल कैंपेन है. ये कैंपेन वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग हिल्स और आसपास में रहने वाले नेपाली स्पीकिंग इंडियन गोरखा कम्युनिटी चला रहे हैं. इसकी शुरुआत ब्रिटिश राज के टाइम की अलग एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री से हुई और इसे कल्चरल एलियनेशन और प्रोफाउंड इकोनॉमिक नेग्लेक्ट ने फ्यूल किया. यह मूवमेंट 1907 में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सक्लूजन की डिमांड से शुरू हुआ था, लेकिन आगे चल के 1980s और 2017 में काफ़ी वायलेंट हो गया और दो बड़े अटेम्प्ट्स दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल और गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन किया गया ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मिल सके, पर कम्युनिटी की कोर एस्पिरेशन यानी कि अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी और सेल्फ गवर्नेंस अभी भी पूरी नहीं हुई है. अक्सर लोगों के दिमाग में ये डाउट चलता है कि इन एरियाज़ में ये नेपाली स्पीकिंग गोरखाज कहाँ से आए. तो चलिए मैं आपको इनके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ. जो एरिया अभी दार्जिलिंग कहलाता है वो पहले सिक्किम किंगडम का पार्ट था, और ये जान लीजिए कि वो उस टाइम का बात है जब सिक्किम खुद इंडिया का पार्ट नहीं था. दार्जिलिंग नाम खुद तिब्बतियन शब्दों दोर्जे यानी कि थंडरबोल्ट और लिंग यानी कि प्लेस, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट से बना है. लेकिन 1780s के टाइम से शुरू करते हुए नेपाल की आर्मीज़ ने एग्रेसिवली एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण उन्होंने सिक्किम के कैपिटल पे अटैक करके तीस्ता रिवर तक के एरिया को कब्जा कर लिया. और 19th सेंचुरी के टाइम पे वो पूरा इलाका ब्रिटिश सिक्किम कहलाता था, वो अब नेपाल के अंडर आ गया था. इस कहानी में टर्निंग पॉइंट आया 1814 में, जब एंग्लो नेपाली वॉर शुरू हुआ. नेपाल के हार के बाद ट्रीटी ऑफ सुगौली 1815 साइन किया गया, जिसमें नेपाल को वो सारे एरियाज़ छोड़ने पड़े जो उन्होंने सिक्किम के राजा से छीना था, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया. इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्ट्रैटेजिक बफर पॉलिसी चलाई और 1817 में ट्रीटी ऑफ तितालिया साइन हुई, जिसमें सिक्किम के राजा को फॉर्मल तरीके से फिर से राजा बना दिया गया और मेची और तीस्ता के बीच के एरियाज़ को वापस दिए गए. इस बफर एग्रीमेंट के बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अपना कंट्रोल बनाना शुरू कर दिया. दार्जिलिंग को पहले 1835 में सिक्किम के छोग्याल थुपसुड़ नामग्याल, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो सकता है, उनसे लीज में लिया गया और 1849 में उसको पूरी तरीके से एनेक्स कर दिया गया. फिर जो कालिम्पोंग और डुवर्स के रीजन्स है वो पहले भूटान का एरिया हुआ करता था, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत कर कब्जा कर लिया और जिसे ट्रीटी ऑफ सिंचुला 1865 से फॉर्मलाइज किया गया. कालिम्पोंग को 1866 में दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया. इस टेरिटरी को इंटरनेशनल ट्रीटीज सुगौली, तितिलिया और सिंचुला के थ्रू मिलाया गया, जिसका मतलब ये है कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस इम्पेरियल स्ट्रेटजी से मिला था, किसी भी एग्जिस्टिंग इंडियन प्रोविंस के इंटीग्रेशन से नहीं. तो ये एक बहुत ही ज़रूरी हिस्टोरिक और लीगल रीज़न देता है कि क्यों इन एरियाज़ को वेस्ट बंगाल से अलग होना चाहिए. जब 1947 में देश को आज़ादी मिला तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट के लिए बनाया था, उसे बंगाल का पार्ट बना दिया गया, उसे बंगाल के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया. जियोग्राफिकली ये रीजन आज भी बहुत ज़रूरी है, जो वेस्ट में नेपाल, ईस्ट में भूटान और नॉर्थ में सिक्किम से बॉर्डर शेयर करता है, और ये बंगाल के बाकी हिस्से से सेंसिटिव सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है. गोरखालैंड मूवमेंट का रूट्स 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ हमेशा से एडमिनिस्ट्रेटिव और डेमोग्राफिक सेग्रीगेशन रखा, जिससे ये आइडिया स्ट्रॉन्ग होता है कि हिल्स और ये जो भी एरियाज़ है वो बंगाल के बाकी एरियाज़ से काफ़ी अलग है.
पूरे कॉलोनियल पीरियड में दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट पर स्पेशल गवर्नेंस था क्योंकि इनकी आइडेंटिटी यूनिक थी। शुरू में इसे नॉन रेगुलेटेड एरिया कहा गया, जहां ब्रिटिश राज के एक्ट्स और रेगुलेशन ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होते थे। इस स्टेटस में कई चेंजेस आए, जिससे साफ पता चलता है कि बंगाल के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से इसको अलग रखने की एक्सप्लिसिट पॉलिसी थी। 1874 में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, फिर 1919 में बैकवर्ड ट्रैक्स में बदल दिया गया, फिर 1935 से आज़ादी तक पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया क्लासिफाई किया गया। ये कंटिन्यूअस एडमिनिस्ट्रेटिव सेग्रीगेशन जो 1874 से 1947 तक चला, ऑटोनॉमी की डिमांड के लिए एक क्रिटिकल हिस्टोरिक प्रेसिडेंट बन गया। इन्हीं सब रीजन से पता चलता है कि कॉलोनियल स्टेट खुद इन जगह को बंगाल के गवर्नेंस स्ट्रक्चर से अलग मानती थी और 1947 के बाद इन रीजन्स को बंगाल में इंटीग्रेट करना 100 साल तक के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेसिडेंट के खिलाफ था। गोरखालैंड के सेपरेशन का डिमांड इंडिया के सबसे पुरानी डिमांड्स में से एक है, जो कि फिलहाल में जितने भी सक्सेसफुल स्टेटहुड मूवमेंट्स आए थे उनसे भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है। 1907 में सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का फॉर्मल डिमांड सबसे पहले हिलमेन्स एसोसिएशन ऑफ दार्जिलिंग ने मिंटो मोरले रिफॉर्म्स को दिए गए मेमोरेंडम में उठाई थी। 1941 में डिमांड और तेज हो गया, जिसमें दार्जिलिंग को बंगाल से एक्सक्लूड करने और इसे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस बनाने की मांग की गई। 1947 इंडिपेंडेंस से ठीक पहले मूवमेंट ने एक क्लियर एथनो टेरिटोरियल पॉलिटिकल क्लेम अडॉप्ट किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के दार्जिलिंग ब्रांच ने गोरखास्थान का डिमांड किया, जिसका मतलब ये था कि डिमांड अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव प्ले नहीं था, बल्कि एक्सप्लिसिट गोरखा पॉलिटिकल स्पेस की मांग। आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में सेपरेशन या फिर ऑटोनॉमी पाने के लिए पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल कोशिशें की जा रही थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इनएक्शन की वजह से फेल हो गया। फिर 1952 में ऑल इंडिया गोरखा लीग AIGL ने प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को मेमोरेंडम दिया, जिसमें बोला कि इन रीजन्स को बंगाल स्टेट से अलग कर देना चाहिए। ये डिमांड 1955 में फिर से सामने आया, जब डिस्ट्रिक्ट श्रमिक संघ के प्रेसिडेंट दौलत दास बोखिम ने स्टेट रिकॉग्निशन कमेटी SRC से दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर एक सेपरेट स्टेट बनाने का मांग किया। फिर 1980s के आसपास सुभाष घिसिंग का राइज हुआ और गोरखालैंड टर्म पैदा हुआ। इंडियन गोरखाज एक एथनो कल्चरल ग्रुप है जो इंडियन सिटीजन है और प्रीडोमिनेंटली नेपाली में बात करते हैं। नेपाली भाषा को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला हुआ है और उन्हें 8th शेड्यूल में भी शामिल किया गया है, लेकिन इंडियन गोरखाज अपनी सिटीजनशिप को लेकर हमेशा से एक आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करना पड़ता है, जिसका मेन रीजन है इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950। ये ट्रीटी दोनों कंट्रीज के नेशनल्स को रेसिडेंस और मूवमेंट के मामले में रेसिप्रोकल प्रिविलेज देता है। इस रेसिप्रोकल अरेंजमेंट ने हिस्टोरिकली इंडियन सिटीजन्स ऑफ गोरखा एंड नेपाल के सिटीजन्स के बीच के डिफरेंस को ब्लर कर दिया, जिससे इंडियन गोरखास को पूरे इंडिया में सिस्टमेटिकली मार्जिनलाइज किया जाता है और उन्हें फॉरेनर्स की तरह ट्रीट किया जाता है। 1980s में सुभाष घिसिंग ने गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट JNLF बनाया। इस पार्टी ने गोरखालैंड के डिमांड को बहुत ही जोर शोर से उठाया। घिसिंग ने इंडिया के नेपाली बोलने वाले गोरखा लोगों के बीच एक साथ वाली आइडेंटिटी और अपनापन की कमी को हाईलाइट किया, जिससे बात धीरे धीरे बंगाल से अलग होकर एक सेपरेट स्टेट बनाने तक पहुंच गया। 1986 से 1988 के बीच JNLF मूवमेंट बहुत वायलेंट हो गया। इस दौरान सिर्फ 2 साल में लगभग 1200 से भी ज़्यादा लोगों का जान चला गया। ये क्लैश JNLF और वेस्ट बंगाल की लेफ्ट फ्रंट सरकार के बीच के पॉलिटिकल टकराव से और भी मुश्किल हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट अक्सर बीच बचाव करने का काम करता था और रेफरी की तरह काम करता था। घिसिंग का टोन स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ही एग्रेसिव हो गया था, लेकिन वो सेंट्रल के साथ बहुत ही पोलाइटली बात करते थे और इससे ये साफ हो गया था कि घिसिंग इस मुद्दे को स्टेट से उठाकर सेंट्रल लेवल तक पहुंचाना चाहते थे। हिंसा का अंत 22 अगस्त 1988 में हुआ, जब सेंट्रल और स्टेट से चीफ मिनिस्टर ज्योति बसु और JNLF के हेड सुभाष घिसिंग तीनों ने मिलकर एक रास्ता निकाला, जिसका रिजल्ट हुआ दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल यानी कि DGHC।
जो कि एक सेमी ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी। डीजीएचसी का एम था कि लोकल लोगों के डेली एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, जिसमें कुछ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट दिए गए थे जहां स्टेट बहुत ही कम इंटरफेयर करती। एग्रीमेंट ने हिंसा को कम कर दिया था, लेकिन ये असल मायने में बस एक पॉलिटिकल समझौता था। गिसिंग और उनके पॉलिटिकल ग्रुप को पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और फंडिंग मिल गया, पर गोरखालैंड स्टेट बनने की असली डिमांड पूरी नहीं हुई थी। इस सिस्टम ने थोड़ी देर के लिए एरिया को शांत किया, लेकिन एक बात क्लियर हो गया था कि गोरखा आइडेंटिटी, उनके अधिकार और पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन से जुड़ी बातें, जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो अभी तक भी सॉल्व नहीं हुई थी। डीजीएचसी का टाइम यानी कि 1988 से 2007 में पहाड़ी लोग काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक रहे। बहुत पैसे मिलते थे, पर काउंसिल ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं कर पाया। हिल्स में बेरोजगारी बढ़ता गया, सड़कें और फैसिलिटी और भी बेकार होते गए, और पानी की प्रॉब्लम तो लगातार चलती रहती थी। लोगों ने आरोप लगाया कि फंड्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है और पैसा गिसिंग और उनके क्लोज वाले लोग अपने फ़ायदे के लिए यूज कर रहे हैं। इस वजह से पहाड़ी लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। फिर गिसिंग की सबसे बड़ी पॉलिटिकल गलती 2005 में हुआ, जब उन्होंने दार्जिलिंग को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में डालने का प्रपोजल दिया। 6th शेड्यूल आमतौर पर ट्राइबल एरियाज़ के लिए होता है, इसीलिए बहुत सारे गोरखा लोगों ने अपनी आइडेंटिटी के साथ धोखा माना। उनके हिसाब से ये गोरखालैंड का सॉल्यूशन नहीं, बल्कि एक अधूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जुगाड़ था। फिर धीरे धीरे गिसिंग वीक पड़ने लगे, जिसके कारण बिमल गुरुंग की पार्टी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हो गया। उन्होंने तुरंत ही अलग गोरखालैंड स्टेट का मांग शुरू किया। फिर उन्होंने ज़ोर शोर से गोरखालैंड का मूवमेंट उठाना शुरू कर दिया। एजिटेशन के प्रेशर में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने 2012 में एक नया ऑटोनोमस बॉडी गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, जिसके पहले एग्जीक्यूटिव मेंबर थे बिमल गुरुंग। लेकिन जीटीए का भी वही हाल हुआ जो डीजीएचसी का हुआ था। 2013 तक बिमल गुरुंग ने रिजाइन कर दिया और कहा कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हर चीज़ में इंटरफेयर करता है। तीसरा सबसे बड़ा वायलेंस 2017 में हुआ। इसका सीधा ट्रिगर था बंगाल गवर्नमेंट का ये आइडिया कि बंगाली लैंग्वेज को स्कूल्स में कंपलसरी करना और उसको थर्ड लैंग्वेज बनाना। पहाड़ी लोगों को ये अपनी कल्चर पर ज़बरदस्ती का अटैक लगा। इस आंदोलन का वजह सिर्फ लैंग्वेज पॉलिसी नहीं थी, बल्कि लोगों को लगा कि ये उनकी आइडेंटिटी को कमज़ोर बनाने का एक रास्ता है। बस इसी फीलिंग ने आंदोलन को बहुत तेज़ी से स्टेटहुड मूवमेंट में बदल दिया। फिर 104 दिन का जनरल स्ट्राइक हुआ और हिल्स बंद हो गया, आगजनी होने लगा, तोड़फोड़, क्लैशेस, सब कुछ कॉमन हो गया था। इस वायलेंट में 13 एक्टिविस्ट और 2 पुलिस लोगों का जान भी चला गया था। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी गोरखालैंड के मुद्दे का आज तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला है। गोरखालैंड के बाद से उठाया जाने वाला स्टेटहुड का जितना भी मूवमेंट था, कुछ मूवमेंट सक्सेसफुल हो गए, लेकिन गोरखालैंड अभी तक भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, जब इलेक्शन आता है गोरखाज को आस दिखाता है कि इस बार कुछ मिलेगा, बस वोटिंग के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय गोरखा।